गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 9 गणित के अध्याय नंबर 1 को, और वो भी एनसीईआरटी बुक के द्वारा। इसके बाद जो सीरीज में चला रहा हूँ उसमें एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स को मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ भाई एनसीईआरटी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि तुम्हें जानने चाहिए वो सारे दिए होते हैं, जिसे तुम पढ़ते भी नहीं हो। हेल्प बुक में भी इन्हीं की मदद से सारे पॉइंट्स को तैयार किए जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एनसीईआरटी बुक से सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार क्लियर करा दिया जाए, ताकि तुम्हें कोई भी समस्या ना हो। देखो भाई, यदि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स तुमने याद कर रखा है, पढ़ रखा है, समझ रखा है, तो मैथ्स तो समझो एकदम सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा होता है, मैथ्स होता है। फिर तुम्हें सिर्फ क्या करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं संख्या पद्धति को। तो तुम बोलोगे सर इसके हर एक लाइन को पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं भाई, हर एक लाइन को क्यों पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उन्हीं को हम लोग पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। चलो देखो क्या बोलता है। पिछली कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या तुमने संख्या रेखा पढ़ा है? क्या जानते हो संख्या रेखा क्या है? इस तरीके से देखो, ये है एक संख्या रेखा, या संख्या रेखा को प्रदर्शित किया गया है। संख्या रेखा वह रेखा है जिस पर हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ शून्य लिखा गया है, शून्य लिखा गया है ना, 0। और उसके बाद इधर से बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4 ऐसे ये अनंत तक बढ़ता जाएगा। और इधर से हम आए तो ये -1 -2 -3 ये भी अनंत तक इधर बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से ये संख्या रेखा है। अब संख्या रेखा पर सिर्फ क्या इसे ही प्रदर्शित करते हैं? नहीं भाई, बहुत चीजों को प्रदर्शित करेंगे जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी और भी संख्याओं को हम लोग प्रदर्शित करेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में आया कि ये संख्या सर कितने प्रकार का होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसका वर्गीकरण क्या होता है, क्या आप सारे संख्या के बारे में बताने? बिल्कुल, यहाँ पर मैं जितने भी प्रकार के संख्या होते हैं जो तुम्हारे काम का है वो सब मैं बताने वाला हूँ, और उन सब को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे बोलता है, और पिछले कक्षाओं में भी आपने यह पढ़ लिया है कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। तो लगभग सभी संख्याओं के बारे में तो तुमने नहीं पढ़ा है, तो जो नहीं पढ़ा वो क्लास 9 में हम लोग सीखेंगे। हालांकि ये 1 2 3 4 ये सारी संख्या, शून्य, ये सब तो तुमने पढ़ा ही होगा। अब चलो हम लोग देखते हैं संख्याओं के प्रकार। हमें यहाँ पर एकदम अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और चीज़ों को समझते जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला देखोगे कि कल्पना कीजिए कि आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं और इस रेखा पर धनात्मक दिशा में चलते जा रहे हैं। धनात्मक मतलब पॉजिटिव हुआ। जहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ तक आपको संख्याएं संख्याएं और संख्याएं ही दिखाई देंगी। तुम यहाँ देख सकते हो एक लड़की का चित्र को दिखाया गया है, और ये हमारा नीचे संख्या रेखा है। तो यहां पर देखोगे, यदि ये यहां से लड़की चल रही है, शून्य से चलना शुरू इसने किया है, प्रारंभ। तो शून्य से जब प्रारंभ किया है और इस तरह का से चल रही है, तो ये 1 2 3 4 इस तरीके से आगे की ओर बढ़ रही है। तो यहीं से हमें एक संख्या मिलता है जो कि सबसे पहला पढ़ना है, वह है प्राकृतिक संख्या। क्या है बच्चों? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या हो गया? जो 1 2 3 4 इस तरीके से जो नंबर होता है जिसे हम गिनते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। ये है हमारा सबसे पहला चीज जिसे हमें पढ़ना है। ये क्या है बच्चा लोग? प्राकृतिक संख्या। अब इसी प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य को जोड़ दिया जाए, यानी शून्य से गिना जाए, 0 1 2 3 4, तो इसे फिर हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब ये हो गया हमारा दूसरा। अब इस पूर्ण संख्या में हम क्या कर देंगे? हम यहां पर यदि माइनस वाले को भी जोड़ देंगे। शून्य को हम लोगों ने देख लिया, 1 2 3 4 5 को देख लिया, अब माइनस वाले को भी जोड़ देंगे, तब क्या होगा? यानी कि -1 -2, फिर यहाँ शून्य को भी जोड़ दिया, 1 2 3 4 को भी जोड़ दिया, तब इसे क्या कहेंगे? तब इसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? पूर्णांक। और जब इस पूर्णांक में
भी हम लोगों ने क्या कर दिया, और भिन्न को भी जोड़ दिया, जैसे -1, -2, 0, फिर 1/2, 2/3, फिर 1, 2, 3, ये सब को भी जोड़ दिया, यानी भिन्न को भी इसमें जोड़ दिया। तब इसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं बच्चा लोग। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। यानी ये सारे फिर किस चीज में आ जाएंगे? परिमेय संख्या में आ जाएंगे। समझ रहे हो बात को? एक एक चीज जोड़ते जाओ और संख्या का नाम बढ़ते जा रहा है। यदि प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4, यदि इसमें शून्य जोड़ दिया तो पूर्ण संख्या हो गया, यदि इसमें -1 2 3 4 जोड़ दिया तो पूर्णांक हो गया, और यदि इसमें भिन्न वाले भी जो अंक है उसको जोड़ दिया तो फिर ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। समझ रहे हो? यानी ये सारा फिर ये भी परिमेय संख्या, ये सब परिमेय संख्या के अंदर हम लोगों को पढ़ना होगा। इसका मतलब यदि हम यहां पर लिख दें परिमेय संख्या, बच्चा लोग बहुत ध्यान से देखना, तो परिमेय संख्या में हमें क्या क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा पूर्णांक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पूर्णांक। पूर्णांक इसमें शामिल होगा, और प्लस जो भिन्न होगा वह भिन्न भी इसमें क्या होगा? शामिल होगा। भिन्न समझते हो ना? जैसे 1/4 है, 1/2 है, -1/3 है, ये सब भिन्न है। अब पूर्णांक है तो पूर्णांक में -1 2 3 4 सारा है। अब पूर्णांक में पूर्ण संख्या भी आ जाएगा तुम्हारा, और पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या आ जाएगा? प्राकृतिक संख्या आ जाएगा। प्राकृतिक संख्या इस प्रकार से देख सकते हो कि ये सब के सब क्या हो गए? फिर हमारे परिमेय संख्या हो गए। अब ये जो परिमेय संख्या है बच्चों, इसी के साथ हमें एक और संख्या पढ़ना पड़ता है। सब मैं पढ़ा रहा हूं एक एक करके, अभी मैं एक ओवरऑल तुम्हें दिखाते चला जा रहा हूं। परिमेय संख्या के साथ एक और संख्या जुड़ जाएगा, जिसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि आगे तुम्हें मैं बताऊंगा, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, इस प्रकार के भी अंक को हम लोगों को पढ़ना होता है। इसी के साथ पाई हो गया, इस प्रकार के अंक को भी हम लोग को पढ़ना होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब इन सब को यदि जोड़ करके एक साथ पढ़े तो उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, या फिर रियल नंबर। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। अब यहाँ वास्तविक संख्या को इस तरीके से कर दे, और यहाँ हम लोग यदि संख्या लिख दे तो संख्या को अलग अलग तरीकों से विभाजित किया जा सकता है। हम लोग दो तरीके से विभाजित करके पढ़ेंगे। एक होगा वास्तविक संख्या, और दूसरे को हम लोग कहेंगे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। देखा तुमने? तो यदि हम लोग संख्या को पढ़ रहे हैं तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या में इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत सब संख्याएं जो हमें पढ़नी है वो सब आ जाती हैं। सब के सब जो तुम पढ़ रहे हो ना, वो सारी वास्तविक संख्या में आ जाएंगी। बस इतना ध्यान दो, जो इस क्लास में तुम पढ़ना है तुम्हें। परिमेय संख्या भी आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के अंदर जितनी संख्या तुम जानते हो वो सारा के सारा आ जा रहा है। सारे पूर्णांक आ जा रहे हैं, सारे भिन्न आ जा रहे हैं। पूर्णांक में सारे पूर्ण संख्या आ जा रहे हैं, -1 -2 -3, ये सारे भी ऐड हो जा रहे हैं। यानी कि ये जो पूर्णांक है इसमें ये धनात्मक पूर्णांक भी आ जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी आ जाता है, शून्य भी आ जाता है, ये सारा आ जाएगा। देखो पूर्णांक में देखोगे तो ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, ये हो गया शून्य, और ये हो गया धनात्मक पूर्णांक, ये सब आ जाएगा। और फिर पूर्णांक के अंदर क्या है तुम्हारा? पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या के अंदर क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ये सब तुम समझ ही रहे हो, ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये संख्या पद्धति तुम्हें समझनी चाहिए। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक एक करके हम लोग बढ़ रहे हैं, और तुम सारे संख्याओं को यहाँ देख सकते हो। मान लीजिए आप संख्या रेखा पर चलना प्रारंभ करते हैं और कुछ संख्याओं को एकत्रित करते जा रहे हैं। इन संख्याओं को रखने के लिए एक थैला तैयार कर लीजिए। तो ये देखो, ये हम लोगों ने थैला तैयार किया है, और इस थैला में जो भी यहाँ पर संख्याएं हैं वो शून्य के बाद वाली संख्याएं हैं। 1 शून्य यहाँ लिखेंगे तो 1 2 3 4 इस तरीके से। 58 है, 1 है, 31 है, ठीक है, नहीं 310 है ये, ठीक है, 5 है, 46 है, 10 है, 9 है।
तो ये सारे संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण ये नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अब देखो, अब तुम समझ पाओगे जब एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूं, ये सारी संख्या क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या। कोई दिक्कत है बच्चा लोग? संभव है कि आप 1 2 3 4 आदि केवल प्राकृत संख्याओं को उठाना प्रारंभ कर रहे हो। आप जानते हैं कि यह सूची सदैव बढ़ती जा रही है, अनंत तक बढ़ती जाएगी। यानी कि 1 2 3 4 ये जितनी अनंत तक संख्या है, इन सबको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अतः आप इस थैले में अपरिमित रूप से अनेक प्राकृतिक संख्या भर सकते हैं। आपको याद होगा कि इस संग्रह को हम लोग n के द्वारा यहाँ पर n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, और इसे हम लोग कैपिटल N के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब बोलता है, अब आप घूम जाइए और विपरीत दिशा में चलते हुए एक शून्य को और उठा लो। तो यदि शून्य को जोड़ देंगे, अभी तो बताया कि यदि प्राकृतिक संख्या प्लस हम लोग शून्य करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा बच्चों, पूर्ण संख्या। तो यही बोल रहा है, उसे भी थैले में रख दीजिए। अब आपको पूर्ण संख्याओं, होल नंबर्स का एक संग्रह प्राप्त होगा, जिसे W से हम लोग दिखाते हैं, यानी 0 को यदि ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, पूर्ण संख्या। क्या ये दो चीज कम से कम अभी तक समझे? प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कह रहे हैं। जब उसमें 0 जोड़ दिया तो वो पूर्ण संख्या हो गया, और जब उसमें -1 2 3 4 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूर्णांक कहलाएगा। इसका मतलब जो प्राकृतिक संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या, उसमें हम लोगों ने जोड़ दिया शून्य, फिर जोड़ दिया -1 -2, इस तरीके की संख्या को, तो ये सब जो मिला के कहा जाएगा, इसे हम लोग पूर्णांक कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। यही तो अभी तुम्हें पढ़ाया था। ये देखो यहाँ जो मैंने दिखाया कि ये पूर्णांक कहे जाएंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक मतलब पॉजिटिव वाला। ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ये शून्य हो गया। इस तरीके से हम संख्याओं को देखते हैं। क्या अब ये तीसरा चीज तुम्हें पता चल गया? अब आपको अनेक अनेक ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देते हैं। आप इन सभी ऋणात्मक पूर्णांकों को अपने थैले में डाल दीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि आपका नया संग्रह क्या है? आपको याद होगा कि यह भी सभी पूर्णांकों इंटीजर्स का संग्रह है, और इसे z से प्रदर्शित किया जाता है। यानी इंटीजर्स में क्या क्या चीज हमारे पास है? हमारे पास है प्राकृतिक संख्या, फिर क्या है, शून्य है, फिर क्या है, सभी माइनस और माइनस वाली संख्याएं हैं, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक भी हैं, यानी कि सारे माइनस वाले संख्या हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब मिला करके अब हमारे पास क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। अब इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हो, यदि कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो अब इसमें आगे भिन्न को हम लोग जोड़ेंगे, तब सब मिला के हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी इस सब में भिन्न को यदि जोड़ देंगे तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये देखो, z क्यों लिखते हैं पूर्णांक को? तो z जर्मन का ज़हलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना। ठीक है, तो यही है z का अर्थ। कोई समझ दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं दिक्कत होना चाहिए भाई। क्या अभी भी रेखा संख्याएं बची रहती हैं? निश्चित रूप से ही रेखा पर संख्याएं बची हैं, जैसे 1/2, 3/4, -2005/2006 जैसी संख्या भी हैं। अब इस प्रकार की सभी संख्याओं को भी थैले में डाल देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी परिमेय संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या आ जाएंगे, और पूर्ण संख्या भी आ जाएंगे, और इंटीजर्स भी आ जाएंगे। सब मिला के क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यही तो हम लोगों ने यहाँ भी पढ़ा है कि जो भी हम यहाँ पर संख्याओं को पढ़ रहे हैं, परिमेय में पूर्णांक आ गया, भिन्न आ गया, और पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्या आ ही गया, माइनस वाला आ ही गया, प्राकृतिक संख्या सब आ ही गया।
तो ये सारा मिला करके परिमेय संख्या है। क्या शून्य परिमेय संख्या है? यस। 1 2 3 4 परिमेय संख्या है? यस। 0 परिमेय संख्या है? यस। -1 परिमेय संख्या है? यस। -2/3 परिमेय संख्या है? यस। 1/2 परिमेय संख्या है? यस। सब परिमेय संख्या आ गया। लेकिन अब परिमेय संख्या को अच्छे से अलग से भी हम लोग को परिभाषित करना है। यानी ये सारा जो संख्या हमें दिख रहा है, इन सब को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। और इसके बाद एक और संख्या हम पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या, जैसे रूट वाला, फिर पाई, ये सब अपरिमेय संख्या है। और जब इन सब का एक ग्रुपिंग कर लेंगे, इन सब को एक ग्रुप में हम लोग बांट देंगे इस प्रकार से, तो ये जो पूरा होगा इसे हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। यही है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इसी के बारे में तो हमें पढ़ना है। और फिर इसके बाद एक आ जाएगा तुम्हारा काल्पनिक नंबर, फिर कंपोजिट नंबर भी आते हैं, वो सारी चीज़ हमें नहीं पढ़ना है। बस संख्या में यही चीज़ हम लोग को मेन रूप से पढ़ना है, जिसे हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अब ये संख्याएं तुम कभी भूलोगे नहीं। देखा एनसीईआरटी में कितने अच्छे से लिखा होता है, देखो सारी चीज़ों को लिख दिया और फिर बोल दिया कि अब ये जो सारे संख्याएं इस बच्ची के पास हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। अभी भी कोई डाउट है? यहां पर है परिमेय संख्या, ये √19 नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं को संग्रह को क्यू से प्रकट किया जाता है। अंग्रेजी शब्द रेशनल की व्युत्पत्ति अंग्रेजी शब्द रेशियो से हुई है और अक्षर क्यू अंग्रेजी शब्द क्वोशिएंट से लिया गया है। अब आपको याद होगा कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होती है। क्या तुमने पढ़ा है परिमेय संख्याओं की परिभाषा? बिल्कुल, कक्षा 8 में जरूर परिमेय संख्याओं की परिभाषा पढ़ी होंगी। नहीं पढ़ी है तो भाई यहाँ पढ़ लो। क्या है परिमेय संख्या? संख्या आर को, किसी भी संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? जब उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। यहां हम इस बात पर बल क्यों दे रहे हैं कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 है? क्योंकि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q यदि 0 होगा तो वह फिर अनंत हो जाएगा। किसी भी संख्या को यदि हम लोग मान लो कि 10 है, 10/0 से भाग देंगे तो वो अनंत हो जाएगा। अब पहले P/Q के रूप में समझो। देखो जैसे लिखा है तुम्हारा 5, तो क्या 5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? P/Q क्या है? मतलब 5 लिख देंगे ऊपर और बटा कर देंगे और यहाँ Q के जगह कुछ लिखेंगे तो 1 से हम लोग लिख सकते हैं। 1 5/1 हमेशा लिख सकते हैं। यानी कि ये हो गया P और ये हो गया Q। इसका मतलब 5 को हम लोग P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। और यदि इसको प्रदर्शित कर रहे हैं इस कारण से ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से यदि -2 है तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में हम लोग इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि Q यहाँ पर 1 है। अब ध्यान देना, Q शून्य नहीं होना चाहिए। Q कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 5/3। तो 5 क्या है? P है और Q क्या है? 3 है, मतलब Q क्या है? 3 है। तो Q शून्य नहीं है। ये जो निशानी है इसका मतलब है इज नॉट इक्वल टू, के बराबर नहीं है। Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब होगा कि ये शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब मैं जो संख्या लिख रहा हूं तुम बताना कि वो नीचे वाला शून्य है कि नहीं है। जैसे यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 6/2, तो क्या यहाँ पर ये शून्य के बराबर है? नहीं। ये ऊपर वाला P है, नीचे वाला Q है और Q शून्य के बराबर नहीं है। इसीलिए ये एक परिमेय संख्या है। 1/2 एक परिमेय संख्या है, -3/1 एक परिमेय संख्या है, -4/5 एक परिमेय संख्या है, 0/1 एक परिमेय संख्या है। शून्य को 0/1 लिख सकते हैं। इसीलिए भी यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। ऊपर हो गया P और नीचे क्या हो गया? Q, और Q की जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं। इसीलिए ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अब तुम बोलोगे कि सर इसमें किसी में भी तो 1 नीचे लिख देंगे तो परिमेय हो जाएगा। आंसर है यस, वो परिमेय होगा।
जैसे कि जितने भी इंटीजर्स तुम ले सकते हो, पूर्णांक ले सकते हो, वो सब के सब परिमेय ही हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर कोई भी संख्या, जैसे यहाँ देखना, इसमें देखो कोई भी संख्या, ये सब परिमेय है। ये √19 हटा दे रहे हैं हम लोग। यहाँ देखना, ये सब क्या है, परिमेय ही है। जैसे देखो, -6625 एक परिमेय है, 0 एक परिमेय है, 27 एक परिमेय है, -6/7 एक परिमेय है, 1/3 परिमेय है, 81 परिमेय है, -1/9 परिमेय है, 60 परिमेय है, 999 परिमेय है। ये सब परिमेय संख्या ही है। कौन कौन परिमेय संख्या है? या तो वो प्राकृतिक संख्या है, जितने भी प्राकृतिक संख्या वो परिमेय संख्या है, या तो पूर्ण संख्या है वो परिमेय संख्या है, या तो पूर्णांक है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं। एकदम कंफर्म याद रखो। लेकिन √2 पाई ये सब जो हैं इनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तुम बोलोगे सर, जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो √2/1 तो लिख देते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तब फिर ये कैसे परिमेय संख्या हो गया? तो इसका मान है बच्चा लोग कि √2 का जो मान निकालते हैं वह एक अपरिमेय संख्या होता है। अभी और संख्या मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो बस इतना पढ़ लिए, अभी और संख्या पढ़ाऊंगा, तब जाके क्लियर होगा कि √2 का जब मान निकालेंगे तो वो फिर एक ऐसा संख्या आएगा जिसे हम लोग अपरिमेय कहते हैं। समझ रहे हो ना? इसलिए √2/1 करके तुम जो क्वेश्चन करते हो वो अलग बात है, लेकिन √2 का जो मान है वो √2 का जो मान होगा वह एक खास अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए इसे हम लोग अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या ये परिमेय अपरिमेय करते रहते हैं। चलो अब देखो, अब आप इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि थैले में रखी सभी संख्याओं को p/q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। यस, 100% व्यक्त कर सकते हैं। जहां p और q पूर्णांक हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखो उदाहरण के लिए -25 कहाँ, p तो है, q कहाँ तुमको दिख रहा है, यही ना तुम पूछोगे। तो अभी तो बता दिया, q की जगह 1 हम लोग लिख सकते हैं। मन से, अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या है ना, जैसे 5 है, इसका मतलब होता है 5 गुना 1। ये अपने आप से कर सकते हैं, अंडरस्टूड है, क्योंकि 5 गुना 1 5 ही होता है। 5/1 ये भी हम कर सकते हैं, क्योंकि 5 में 1 से भागा लगाएंगे तो 5 ही होगा। इस प्रकार से ये जो संख्याएं, इस प्रकार से हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं उसमें भी यूज करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे x लिखा हुआ है तो x गुना 1 हम लोग अपने मन से लिख सकते हैं, इसमें किसी से पूछने का जरूरत नहीं है। x/1 हम लोग अपने मन से लिख देते हैं। समझ रहे हो ना? तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज़ तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखना, तो भाई इसको -25/1 के रूप में बिना कोई टेंशन के लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले को p बोल देंगे, नीचे वाले को q बोल देंगे, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, जहां p -25 है और q क्या है, 1 है। इस तरह हम पाते हैं कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक भी आते हैं। तो यही मेन चीज था, हमें यही सीखना था कि जो हमारा परिमेय संख्या है उसमें सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी। जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी के सभी क्या हैं, परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब 0 ऐड कर देंगे तो वो भी परिमेय संख्या है। जितने भी पूर्णांक हैं वो सब क्या है, परिमेय संख्या। और जितने भी भिन्न है वो भी क्या है, परिमेय संख्या। अब बोलोगे सर दशमलव के बारे में बताइए, तो दशमलव हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि दशमलव में, हाँ, दशमलव में कौन किसको बोलेंगे परिमेय और किसको बोलेंगे फिर अपरिमेय। ठीक है, सीधा सा। अब अपरिमेय संख्या बार बार तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, तो जिसको p/q के रूप में हम लोग व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। बात खत्म है। आप यह भी जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का p/q रूप अद्वितीय यूनिक निरूपण नहीं होता। यहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। उदाहरण के लिए 1/2 को 2/4 भी लिख सकते हैं, इसको 10/20 भी लिख सकते हैं, 25/50 भी लिख सकते हैं, 47/94 भी। वो लोग ऐसे कैसे लिख सकते हैं?
अरे कैसे नहीं लिख सकते हैं? ये देखो, जो 2/4 है उसको काटोगे, काटना आता है ना? देखो बात है कि पीछे के सारी चीज़ों को तुम्हें आता है कि नहीं आता है? यदि सब चीज़ तुम आता है तभी जा कर के गणित में स्ट्रांग हो सकते हो। अब काटना ही नहीं आ रहा है तो फिर क्या करोगे? कोई कुछ बता सकता है? इसको ऐसे काटते हैं, 2 से ऊपर भी काटेंगे, 2 से नीचे भी काटेंगे, तो देखो 1/2 ये भी होगा, ये भी 1/2 ही है, ये भी 1/2 ही है, ये भी 1/2 ही है। तो ये परिमेय संख्याएं, तुल्य परिमेय संख्याएं या भिन्न है, यानी ये तुल्य परिमेय संख्या इसको कह सकते हैं, तुल्य भिन्न कह सकते हैं। फिर भी जब हम यह कहते हैं कि p/q एक परिमेय संख्या है, या जब हम p/q को एक संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, तब हम यह मान लेते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q का एक अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात p और q क्या है? को प्राइम नंबर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब हम समझते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होता है। इसके लिए दो उदाहरण लेंगे। जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं 2/3 और एक और उदाहरण ले रहा हूं 6/9। ये दो उदाहरण देखा तुमने। तो इन दो उदाहरण में पहले में दो संख्या है 2 और 3। इस संख्या को हम लोग को प्राइम नंबर्स यानी असहभाज्य संख्याएं कहते हैं। लेकिन 6 और 9 को असहभाज्य संख्या नहीं कहते, यानी कि को प्राइम नंबर्स नहीं है। अब जरा तुम सोचो कि इन दोनों नंबर्स में ऐसा क्या बात है भाई कि इसको हम लोग को प्राइम कह रहे हैं और इसको को प्राइम नहीं कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को प्राइम नंबर का परिभाषा देखते हैं। को प्राइम नंबर्स वैसी संख्याओं का ग्रुप होता है, जैसे ये जो दो संख्याएं दिख रही हैं, तो ऐसे संख्याओं का युग्म है। को प्राइम नंबर ऐसे संख्याओं का युग्म हो गया जिसका कोई भी और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जैसे अब देखो, यदि 6 और 9 को देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं? गुना के रूप में। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3, लिख सकते हैं बिल्कुल। और नीचे क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3। तो यहां देखोगे कि दोनों ऊपर और नीचे ये 3 दोनों में छुपा हुआ है, यानी इसे हम उभयनिष्ठ बोल रहे हैं। और इसे फिर हम लोग काट भी सकते हैं। इस कारण से 6/9 जो हम लोगों ने लिखा है उसे हम लोग को प्राइम नंबर नहीं बोलते, क्योंकि उसको और आगे काटा जा सकता है। अब सिंपल लैंग्वेज में बस ये समझ लो कि वे संख्या है जिसको और आगे काट सकते हैं उसे हम लोग को प्राइम नंबर्स नहीं कहेंगे। लेकिन वह कटी कटाई मिल रही हमको, जैसे 1/3 क्या है? को प्राइम नंबर। अरे 1/3 तो परिमेय संख्या है, भिन्न है, लेकिन उसमें 1 और 3 क्या है? ये को प्राइम नंबर है। ये युग्म मतलब जोड़ी में दिख रहा है तुम्हें। इसी प्रकार से 4/5 को हम लोग क्या कह सकते हैं? 4/5 नहीं, 4/5 मैंने लिखा है, तो इसमें 4 और 5 को क्या कह सकते हैं? को प्राइम नंबर कह सकते हैं। अब ऐसा उल्टा मत सीख लेना कि 4/5 को को प्राइम कहते हैं, इसको को प्राइम नहीं कह रहे हैं भाई, ये तो एक भिन्न है, समझ रहे हो ना। और इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? परिमेय संख्या कह रहे हैं। इसमें जो दो नंबर्स दिख रहे हैं वो को प्राइम है, वो असहभाज्य संख्याएं हैं। तो वही यहां बोल रहा है कि p/q में यदि ये असहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना, अतः संख्या रेखा पर 1/2 के तुल्य अपरिमित रूप से अनेक भिन्नों में से हम 1/2 को ले रहे हैं, सबसे सिंपलेस्ट को ले रहे हैं, जो कि सभी को निरूपित कर देगा। यानी कि जितने भी संख्याएं इससे रिलेटेड होंगी उसको निरूपित कर देगा। जैसे 1/2 है, इसका और ऐसा ही भिन्न हमें लिखना है तो क्या करेंगे? इसे ऊपर से मान लो 3 से गुना कर दिया, नीचे से भी 3 से गुना कर दिया, तो ये 3/6 हो गया। ये भी इसी का एक समतुल्य रूप हो गया। और भी बहुत सारे इसके समतुल्य रूप कर सकते हैं। जैसे 1/2 है, ऊपर से हमने 50 से गुना कर दिया, नीचे भी 50 से गुना कर दो तो 50/100 हो गया। ये भी 1/2 के समतुल्य भिन्न ही कहा जाता है। तो तुमने को प्राइम नंबर अब समझ लिया। सीधे समझो कि उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो तुम्हारे दिमाग में बात आएगा, सर 1/2 क्या को प्राइम नंबर है? तो मैंने बोला यस, ये को प्राइम नंबर 1 और 2 ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। तो तुम बोलोगे कैसे है सर?
एक में एक को हम लोग 1 गुना 1 लिख सकते हैं और 2 को भी 2 गुना 1 लिख सकते हैं। अरे भाई, 1 से गुना करने से क्या फर्क पड़ता है? एक जो उभय एक को तुम यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड मान रहे हो तो उसको नहीं मानो। एक के अलावा, यहां देखो साफ लिख रहा है, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड उसका नहीं होना चाहिए, तब उसको को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है ना? और उस को प्राइम, ये जो हमारा p बटा q के रूप में यदि ये को प्राइम नंबर के रूप में आएगा तो वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारा किस चीज का? तो परिमेय संख्या का। कोई भारी चीज लग रहा है? नहीं। चलो तब आगे देखते हैं। अब बोलता है उदाहरण 1, नीचे दिए गए कथन बोलता है सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4। इसी में यदि हम लोग शून्य को जोड़ दें तो ये पूर्ण संख्या होता है। इसका मतलब बिल्कुल सत्य बात है। ये क्या है? ट्रू है। क्यों है ट्रू? क्योंकि जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं वो अल्टीमेटली क्या है? पूर्ण संख्या है। तो इसका उल्टा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, जितने भी पूर्ण संख्या हैं क्या वो प्राकृतिक संख्या है? तो आंसर है फॉल्स, नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य भी आता है। तो प्राकृतिक संख्या में तो शून्य होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। यस, जितने भी पूर्णांक हैं, पूर्णांक क्या हो गए? धनात्मक पूर्णांक, जैसे 1 2 3 4। शून्य भी एक पूर्णांक है। फिर -1 -2 ये भी पूर्णांक है। ये ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, शून्य, ये सभी को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। और ये सभी क्या होते हैं? एक परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि इनको p बटा q के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। कभी भी तुमसे कुछ कभी पूछे कि भाई ये संख्या या वो संख्या वो संख्या क्या परिमेय संख्या है, इसके लिए कारण दीजिए, तो तुम बोलना कि इस संख्या को हम लोग p बाय q के रूप में दिखा सकते हैं, इसलिए वो एक परिमेय संख्या है। बस सिंपल लिख देना। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। तो आंसर है फॉल्स, नहीं भाई। जो परिमेय संख्या है वो p बाय q के रूप में भी रह सकता है, जैसे कि 3/4, यहां देखो 2/3, 1/2, 3/7। ये सब क्या है? ये सब भिन्न है और ये परिमेय संख्या है, लेकिन इनमें से कोई भी पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक ये है, ये वाला पूर्णांक है तुम्हारा 1 2 3 4। अब 4 ही तक नहीं भाई, अनंत तक ये पूर्णांक है। शून्य पूर्णांक है, इधर से माइनस वाला पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, इंटीजर्स जिसे कह रहे हैं। लेकिन ये जो भिन्न है ये पूर्णांक में नहीं आता है, इसे हम लोग परिमेय संख्या में मतलब परिमेय संख्या में रखते हैं। ठीक है, इन भिन्नों को। तो ये सारा तुम देख सकते हो यहां पर, इसको यहां लिख सकते हैं। चलो उदाहरण 2। उदाहरण 2 बोलता है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। अब एक नया प्रकार का क्वेश्चन है जो कि हमें सीखना है और ये एग्जाम में तुमसे पूछा जा सकता है कि दो संख्याओं के बीच हमें क्या निकालना है? परिमेय संख्या निकालना है। तो दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना, सबसे पहले सीखना है कि कोई भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो 1 और 2 के बीच कितने परिमेय संख्याएं होंगी? तो हम लोग बोलेंगे अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, तो 1 और 2 के बीच हमें परिमेय संख्या निकालने को बोलता है। 5 परिमेय संख्या निकालने को बोल सकता है, 10 बोल सकता है, जितना मन उतना बोल सकता है। हालांकि 10 तो नहीं बोलेगा, 3 बोलेगा, 5 बोलेगा। तो इसके लिए 2 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 2। बहुत आसान मेथड है। सबसे पहले क्या मेथड है कि इन दोनों को, 1 और ये 2, इसके बीच में परिमेय संख्या निकालना है। तो कुछ करना नहीं है, 1 + 2/2, मतलब इसका हमें क्या निकाल देना है? इसका औसत निकाल देना है। तो हमें एक परिमेय संख्या मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2। एक परिमेय संख्या ये हो गया, यानी कि 1 एवं 2 के बीच में एक परिमेय संख्या क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गया तुम्हारा 3/2।
इसका मतलब 1 हो गया, 3/2 हो गया, और ये क्या हो गया, 2। अब बोलेगा यहाँ पर कितना परिमेय संख्या निकला, सिर्फ एक, तो एक और निकाल दो। तो कुछ खास नहीं है, इसका और इसका हम लोग क्या कर देंगे, फिर इस बार इन दोनों को लेकर बटा 2 कर देंगे। तो अब देखो, 1+3/2 और इन पूरे का बटा 2 ऐसे करना है। ऐसे करेंगे तो हमें एक और परिमेय संख्या मिल जाएगा। मतलब हमेशा 2 लेना है, 2 संख्याओं को लेकर के बटा 2 करते जाओ और जितना मर्जी उतना निकाल लो, परिमेय संख्या निकल जाएगा। अब बात अटक जाएगा यहाँ पर तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें जोड़ घटाव तो आता ही नहीं है, और यदि जोड़ घटाव यहां पर नहीं आता तो तुम्हारे से क्वेश्चन बनना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके जोड़ घटाव को अलग से सीखना पड़ेगा। हालांकि मैं यहां पर जोड़ दे रहा हूं, घटा भी दे रहा हूं। देखो, यहां पर ऊपर से ऊपर जोड़ घटाव करेंगे तो ये एलसीएम 2 हो जाएगा, और 2 से 1 को गुना करेंगे तो 2 और प्लस 3/2 होगा, और नीचे भी 2 है। तो एक्चुअल में ये 2 नहीं है, 2/1 है। तो ऐसे करेंगे। क्या ये आता है तुम्हें? और मैं अभी तुम्हें ये सिखा नहीं रहा हूं, मैं सॉल्व करके बस बता रहा हूं, क्योंकि ये सिखाने के लिए अलग से वीडियो तुम्हारे लिए चाहिए। ये सारा जो गणित है यहीं पे आके अटक जाता है कि बच्चा लोग को बेसिक आता ही नहीं है। तो यदि तुम्हें इसको जोड़ घटाव को सीखना है तो उसके लिए अलग वीडियो मैंने बनाया है, तो उसको सीख सकते हो। तो ये हो गया 5/2, और ये बड़ा सा बटा है 2/1। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसको लिखते हैं 5/2 और गुना 1/2 लिखते हैं, तो ये हो जाता है 5/4। अब ये कैसे लिखा गया है? हाँ, तो ये कैसे लिखा गया है इसके लिए भाई अलग से वीडियो देखना पड़ेगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो मेथड बता रहा हूं। तो इसका मतलब 5/4 हमारा एक और परिमेय संख्या निकल गया। यानी पहला है 1, दूसरा है 5/4, तीसरा है 3/2, चौथा है हमारा 2। देखो यहां पर 2 परिमेय संख्या निकल गया। अब बोलोगे एक और सर निकाल दीजिए, तो या तो इन दोनों को जोड़ करके बटा 2 कर दो, या तो इन दोनों को जोड़ करके बटा 2 कर दो, या तो इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दो। बस ऐसे ही निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। जितना भी मन है परिमेय संख्या निकालने का तुम यहां पर निकाल सकते हो। ये है हमारा फर्स्ट मेथड, 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने का। अब चलो तब दूसरा मेथड क्या है कि कैसे हम लोग यहां पर 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं। तो दोनों संख्या को हम लोग यहां पर देख लेंगे। दोनों संख्या क्या है? 1 एवं कितने हैं संख्या? 2। इन्हीं के बीच में हमें क्या निकालना है? 5 परिमेय संख्या निकालना है। परिमेय संख्या निकालना है। तो चलो अब दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरे मेथड से भी हम लोग 1 और 2 या फिर जो संख्या दिया जाएगा उसके बीच में बहुत सारे परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तुम्हें जितना मर्जी उतना निकाल सकते हो, जितना क्वेश्चन में दिया गया उतना निकाल सकते हो आसानी से, एकदम आसानी से। जैसे अब 1 और 2 के बीच में जितना परिमेय संख्या निकालना है उसे क्या करेंगे? सबसे पहले वाले में जोड़ देंगे। तो हम लोग लिखेंगे 1 + 5 बराबर क्या हो गया? 6। अब ये जो अंक आएगा उससे ये पहले वाले को और दूसरे वाले को गुना भी कर देंगे और भाग भी कर देंगे। यानी लिखेंगे 1 × 6/6। अब तुम बताओ 6/6 करने से क्या 1 में कोई अंतर आएगा? तो आंसर है नहीं, नहीं अंतर आएगा। इसी प्रकार से 2 को भी कर देंगे 2 × 6/6। क्या इसमें कोई अंतर आया? नहीं आया। तो ये हो गया तुम्हारा 6/6 और ये हो गया तुम्हारा 12/6। यानी ये जो नया संख्या बना ये तुल्य भिन्न हो गया, समतुल्य भिन्न हो गया, और ये हो गया 6/6 और 12/6। मतलब कुछ खास हम लोगों ने नहीं किया है। ये जो 1 है और जो 2 है उसको नया रूप में हम लोगों ने लिख दिया 6/6 और 12/6 के रूप में। बस यही हमें करना है। इसके बाद देखोगे अब 6/6 और 12/6 के बीच में बहुत सारे परिमेय संख्या तुम लिख सकते हो। जैसे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। इस प्रकार से देखो कितने सारी संख्याएं यहाँ पर लिखी जा सकती हैं, और यही संख्याएं हमें ज्ञात करना था।
नहीं समझ में आया तो चलो और एक क्वेश्चन बता रहा हूं तो तुम समझ सकोगे। जैसे अब देखो, अब एक नया क्वेश्चन बता रहा हूं ऐसे कि फिर से 1 एवं 2 के बीच आपको 7 परिमेय संख्या निकालना है। तो जरा देखो, यहां लिखा हुआ है 1 और यहां लिखा हुआ है 2, इसके बीच में कोई संख्या तुम लिख पा रहे हो? ऐसे नहीं लिख पा रहे हो। तो अब इसको लिखने के लिए क्या करना होगा, यही हमें ये जो 1 और ये जो 2 लिखा हुआ है उसको समतुल्य भिन्न में बदल देंगे। ऐसा भिन्न में बदल देंगे जिसके बाद, बदलने के बाद बीच में बहुत सारी संख्याएं हम लिख सकें। तो उसके लिए बस एक नियम सिंपल से यहां बोलता है कि जितना आपको निकालना है उसको जोड़ दीजिए। तो ये हो गया 7 और 1 8। बस यही एक स्टेप याद रखना है कि जितना संख्या निकालना है उसको यहां पर जोड़ दो। क्या सर यहां ज्यादा संख्या भी जोड़ सकते हैं? यस, जोड़ सकते हैं। मान लो कि तुमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 और 2 के बीच में 7 परिमेय संख्या निकालिए, तो हम लोग 1+8 भी लिख सकते हैं, 1+18 भी लिख सकते हैं, 1+180 भी लिख सकते हैं। जितना मन उतना से गुना और भाग बाद में करेंगे, मतलब समतुल्य इसको बना सकते हैं। लेकिन सिंपली यहां पर हम लोग, जैसे एग्जाम में तुम जो करोगे आंसर, तो जो टीचर है वो जब जांच करेगा कॉपी, तो उसको जो चीज पढ़ाया जा रहा है वो आना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम कुछ बना दो, तुम्हारा तरीका भी सही हो लेकिन टीचर को ही ना पता हो, तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए सिंपल तरीका हम लोग पढ़ते हैं। तो 1+7 बराबर हम लोगों ने 8 सबसे पहले नियम ये कर लिया, यानी फर्स्ट स्टेप में स्टेप वाइज को पहले स्टेप में 8 हम लोगों ने कर लिया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 1 है इसको समतुल्य भिन्न में बदल लेंगे, तो गुना कर देंगे इसी नंबर से 8 से और बटा 8। तो 1 को अब हम लोग लिख सकते हैं 8/8। इसी प्रकार उससे 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 8/8, यानी कि 16। यहां लिख देता हूं 16/8। देखा तुमने? अब इसके बीच में बहुत सारे संख्या हम लोग लिख सकते हैं, बहुत सारी तो नहीं लिख सकते हैं लेकिन 8 और 16 के बीच में जरूर लिख सकते हैं। जैसे 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8। देखा तुमने? तो ये इस प्रकार से ये हम लोग सारा यहाँ संख्या को निकाल देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इतना आसान है। ध्यान दीजिए, उदाहरण 2 में 1 और 2 के बीच स्थित केवल 5 परिमेय संख्याएं ही ज्ञात करने के लिए कहा गया है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या यहाँ सिर्फ 5 ही परिमेय संख्या है? तो आंसर है नहीं, अनंत हैं। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। परंतु आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि वस्तुतः 1 और 2 के बीच अनंत रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है ना? तो ये ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा जो पूछा जाएगा। व्यापक रूप में किन्हीं 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमित संख्याएं होती हैं। तुम्हें जितना बोला जाए उतना निकालना है, ज्यादा हमें इधर उधर की बातें नहीं करनी है। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चीजों को बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो अब हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के बारे में बहुत सारा चीज पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रश्न हमारे अभी भी बचे रह जाते हैं। बोलता है संख्या रेखा पर बची हुई संख्याओं को क्या कहते हैं? तो वो अभी तुरंत हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन्हें हम किस प्रकार पहचानते हैं, अर्थात इन संख्याओं और परिमेय संख्याओं के बीच हम किस प्रकार से भेद करते हैं, तो ये सब हम लोग अभी तुरंत पढ़ने वाले हैं। तो आ गया हमारा एक्सरसाइज 1.1। तो इसको जैसे मैंने बोला, इसका अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो बहुत आसान यहाँ भी प्रश्न देख सकते हो। क्या एक शून्य परिमेय संख्या है? यस, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा 0/1 हम लोग लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। और इसका मान क्या होता है? शून्य होता है, इसलिए शून्य भी क्या है? परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकाले, तो ये मैंने बता ही दिया है। अब आ गया 3/5
5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले। तो इसको निकालने के अलग अलग तरीके मैंने बता दिए। पहला मेथड बता दिया कि इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है और फिर परिमेय संख्या निकालते जाना इस प्रकार से। दूसरा मेथड होगा जो कि मैंने बताया कि यदि 5 परिमेय संख्या निकालना है तो 5 + 1 हम लोग कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 6। तो हम लोग इधर लिखेंगे 3/5 × 6/6, मतलब इसका समतुल्य हम लोग यहाँ पर भिन्न निकाल देते हैं और यहाँ लिख देंगे 4/5 × 6/6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया 18/30 और इधर से सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 24/30। अब इसके बीच देखो कितने परिमेय संख्या हो गए, तो 17/30, 18/30, 19/30, 20/30। इस तरीके से हम लोग जितना परिमेय संख्या बोल रहा है उतना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका है कि इसको हम लोग पॉइंट में बदल देंगे, यानी कि 3/5 को दशमलव में बदल देंगे, 4/5 को दशमलव में बदल देंगे और फिर उसके बीच में परिमेय संख्याओं को निकाल लेंगे। तो ये मैं अलग से कराऊंगा तुम्हें, तब तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है एकदम सिंपल, क्या प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है? बोलो यस कि नो। तो आंसर है यस, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या है प्लस शून्य इन दोनों को मिला करके क्या होता है पूर्ण संख्या होता है। इसका मतलब यहाँ जो पूर्ण संख्या है उसमें प्राकृतिक संख्या ऑलरेडी शामिल है और शून्य भी शामिल है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। अब प्रत्येक पूर्णांक क्या हो गया? पूर्णांक हो गया तुम्हारा पूर्ण संख्या प्लस तुम्हारा प्राकृतिक संख्या, मतलब पूरा मिला करके ये पूरा जब मिला देंगे तो हो जाएगा पूर्णांक। लेकिन पूर्णांक में -1, -2, -3 ये भी शामिल होता है। ये तुमने ध्यान दिया होगा, सिर्फ -3 नहीं भाई, ये अनंत तक शामिल होता है। लेकिन प्राकृतिक संख्या में माइनस वाला शामिल नहीं होता है। पूर्ण संख्या में सिर्फ प्राकृतिक संख्या और शून्य शामिल होता है, लेकिन पूर्णांक में ये पूरा शामिल होता है, साथ में ये भी शामिल होता है। इसका मतलब सभी जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या हो ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए देख लो, -2 क्या है? एक पूर्णांक है लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं है। -5 क्या है? एक पूर्णांक है लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3/4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो ये तो तुम जानते ही हो। इस प्रकार से यदि संख्याओं के बारे में तुमने पढ़ा है तो ये सब तो बहुत साधारण सा चीज़ है, तुम बहुत अच्छे से बना पा रहे होगे अब। इसलिए मैंने बोला यदि कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है तो सारे क्वेश्चन आंसर तुम आसानी से कर सकते हो, और यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब आ गए हम लोग अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो ये सब अब पढ़ने का जरूरत नहीं है, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। मैंने बोला ना एनसीईआरटी का हर एक लाइन जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं खुद ही तुम्हें पढ़ाता चल रहा हूँ, बताता चल रहा हूँ। तो चलो अब हम लोग अपरिमेय संख्याओं का परिभाषा यहाँ पढ़ेंगे। तो जो परिमेय संख्या पढ़ा था उसका उल्टा कर देना है। इन संख्याओं को s से प्रदर्शित करते हैं और इसे इरेशनल नंबर हम लोग कहते हैं। यदि इसे p/q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, और p/q के रूप में व्यक्त करेंगे और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे इस सेक्शन के आगे कि कोई भी पॉइंट वाला चीज होगा उसको कैसे p/q के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं, वो आगे मैं दिखाऊंगा। आप यह जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसी प्रकार से अपरिमेय संख्याएं भी अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। बहुत मतलब अनेक बोल रहा है, और अपरिमित रूप से मतलब कि अनंत ये हो सकती है। इसके कुछ उदाहरण, अब ये उदाहरण हमें याद रखना है। √2, √3, √15, ऐसे भी कोई भी रूट का है, ठीक है।
पाई है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई बराबर क्या होता है? 22/7। ये हम लोग जानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है। तो बोलोगे 22/7 क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। तो तुम बोलोगे सर 22/7 है परिमेय संख्या, लेकिन पाई है अपरिमेय संख्या, ये भला कैसे? ये तो बहुत कंफ्यूजन वाली बात है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यहां पर 22/7 जो हम लोग ले रहे हैं, एक मान ले रहे हैं खुद से, मतलब सन्निकट मान समझ लो, इसीलिए ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान ये नहीं होता है बच्चा लोग, एग्जैक्ट ये नहीं होता है। पाई का मान क्या होता है आगे बताया जाएगा, तब वहां पता चलेगा कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसके बाद देखो, ये जो दशमलव वाला यहाँ पर जो संख्या दिखाया जा रहा है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो तुम बोलोगे इसमें ऐसा क्या चीज है कि ये अपरिमेय संख्या है? इसी को तो हम लोग पूरा डिटेल में आगे वाले सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। जब हम लोग दशमलव प्रसार पढ़ेंगे तो यही सब नंबरों को हम लोग को सीखना है। यानी अभी भी जो नंबर्स हम लोगों ने सीखा है, जो संख्याएं सीखी, अभी भी हम लोग का पूरा नंबर नहीं हुआ है, अभी कुछ और सीखना है। दशमलव वाला नंबर पूरा डिटेल में सीखना है। आपको याद होगा कि जब कभी हम लोग प्रतीक रूट का प्रयोग करते हैं या वर्गमूल का प्रयोग करते हैं, तब हम यह मानकर चलते हैं कि यह संख्या धनात्मक वर्गमूल है। यानी कि रूट अंडर -4 ऐसा जो भी संख्या होता है, इसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। शुरू में मैंने बताया था ना कि नंबर्स जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक पढ़ रहे थे रियल नंबर। क्या पढ़ रहे थे? रियल यानी कि वास्तविक नंबर, जो अभी मैं फिर से बताने वाला हूं कि वास्तविक नंबर क्या है। लेकिन यदि कभी तुम ऐसे देखो कि रूट के अंदर -4 है, तो इसे हम लोग फिर काल्पनिक नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। समझ रहे हो? यानी कि जब भी रूट के अंदर लिखेंगे तो ये धनात्मक ही होना चाहिए। अब इसका मान जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 या +2 दोनों आ सकता है। तो ये फिर ठीक है, बाहर में -2 या +2 ये हो सकता है, लेकिन अंदर में कभी भी -4 ऐसे रूट के अंदर नहीं होगा, ये काल्पनिक संख्या माना जाएगा। क्या इन सब बातों को समझ रहे हो? तो बिल्कुल समझना ही पड़ेगा। तो रूट यहां देख सकते हो +4 लिखा हुआ है। यदि सिर्फ 4 लिखा है, इसका मतलब क्या है? सामने प्लस है। बराबर 2 है, इसका मतलब +2 है। लेकिन ये -2 भी हो सकता है, क्योंकि -2 बोलता है -2 और 2 दोनों ही 4 का वर्गमूल है। ठीक है, √4 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो -2 और 2 दोनों होगा। अब कैसे होगा ये भी जानते हो कि -2 गुना -2 ये क्या होता है? 4 होता है। और +2 गुना +2 ये भी क्या होता है? 4 होता है। इसीलिए ये बात कह रहा है। अब क्या ये सब गुना आता है तुम्हें? देखो बहुत सारे, मैं बता रहा हूँ 50% बच्चे हैं जो कि 9वीं क्लास में अभी आए हैं, जिनको जोड़ घटाव नहीं आता है। 50 वीडियो उन्होंने देख लिया, लेकिन जोड़ घटाव नहीं सीख पाए हैं। स्कूल में पढ़ लिया, जोड़ घटाव नहीं आता है। तो भाई बात यह है कि जोड़ घटाव सबसे पहले सीखोगे, तब फिर आगे तुम चीज़ों को सीख पाओगे। अब चलो आगे देखते हैं। ऊपर दी गई कुछ अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप जानते हैं। उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए अनेक वर्गमूलों और पाई से आप परिचित हैं। यहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, बार बार मैं बता रहा हूँ कि पाई क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है। ये सब चीज याद रखना। पाइथागोरस के अनुयायियों ने यह सिद्ध किया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्लास 10th का सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाएगा तुम्हारा कि सिद्ध कीजिए कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो वहां पर तुम्हें सिखाया जाएगा कि क्यों √2 को अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसी प्रकार से ये जो संख्याएं दिख रही हैं, ये सभी भी क्या है? अपरिमेय है। तो उसे भी वहां प्रूफ करने को आएगा 4 या 5 नंबर में, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये सब क्लास 10th में पढ़ाया जाएगा। अब देखो, तो ये सब हम लोग कब पढ़ते हैं? क्लास 10th में पढ़ते हैं।
इसके बाद अगले अनुच्छेद में हम देखेंगे कि इस प्रकार के जो नंबर हैं ये भी क्या कहे जाते हैं, इसे भी हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इन नंबर्स का स्पेशल नाम क्या होता है वो आगे मैं पढ़ा रहा हूं, अभी थोड़ा सा सब्र करो। अब हम लोगों के पास, हम लोगों ने इसके पीछे क्या पढ़ लिया, परिमेय संख्या पढ़ लिया, और अभी क्या पढ़ लिया, अपरिमेय संख्या पढ़ लिया। और इन दोनों को मिला करके अब हमारे पास जो चीज आ रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। अभी तो वास्तविक संख्या का चर्चा किया ना, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर इसको हम लोग बोलते हैं। तो जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्या ऐसे हम लोग वास्तविक संख्या के नाम से जानेंगे। आइए हम पिछले अनुच्छेद के अंत में उठाए गए प्रश्नों पर पुनः विचार करें। इसके लिए परिमेय संख्याओं, ठीक है, बोलता है परिमेय संख्या वाला थैला लीजिए। अब यदि हम थैले में सभी अपरिमेय संख्याओं को डाल दें तो क्या अब भी संख्या रेखा पर कोई संख्या बची रहेगी? इसका उत्तर है नहीं। यानी जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या, बस उसी को संख्या रेखा पर हम लोग यहाँ दिखा पा रहे हैं। अतः एक साथ ली गई सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। ये देखो, तुम कभी कंफ्यूज मत हो जाना, ये भी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। और ये √2, √3, √5 ये भी वास्तविक संख्या है, ठीक है। यानी जितने भी अपरिमेय संख्या हैं ये सारे के सारे रियल नंबर में आएंगे। जितने भी परिमेय संख्या भी हम लोगों ने पढ़ा वो सारे के सारे इसी के अंदर आएंगे। अतः वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकता है। अब तुम रियल नंबर के बारे में अच्छे से समझ चुके हो। देखो, क्लास 9th में तुमने यदि नहीं पढ़ा होगा, मतलब क्लास 10th में ये सारा चीज फिर से समझना है। इसलिए क्लास 9th में यदि अच्छा से नहीं पढ़ा तो क्लास 10th में मुश्किल हो जाएगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु के रूप में निरूपित किया जा सकता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कोई ना कोई वास्तविक संख्या को दिखाता है। वास्तविक संख्या रेखा को इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। देखो, जो तुम्हारे काम का है वो मैं सारा बताते चल रहा हूँ, VVI सारे क्वेश्चंस मैं कराते चल रहा हूँ ताकि तुम्हें एक कोई प्रॉब्लम ना हो। बस जो हम लोगों का एक्सरसाइज है उसको अलग से मैं और बता दूंगा तुम लोग को, तो और अच्छे से नंबर आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो को फास्ट करके देखो। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि और बहुत सारे वीडियोस मैं ला रहा हूँ, बहुत 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 वीडियोस ला रहा हूँ। तो उन सारे वीडियोस को देखोगे तो स्ट्रांग होगा, तुम्हारा गणित बहुत स्ट्रांग होगा। और सब चीज़ों को यदि तुम फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे से नंबर लाओगे। अब एक उदाहरण देखो, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित करना, कैसे हम लोग इसको करेंगे। तो अब इसके लिए भाई कुछ चीज हमें जानना पड़ेगा जो कि हमारे अभी जो मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा उससे हटके है। देखो, हम लोग बात करेंगे अब यहाँ पर एक त्रिभुज की। अब हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता हो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर ये जो चीज़ है वो तुम्हें नहीं पता है, तो फिर आगे कोई भी चीज़ तुम क्या करोगे, समझना तुम्हारे लिए क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि जो चीज़ें यहाँ पर तुम्हें सिखाई जा रही हैं वो एकदम बेसिक चीज़ें हैं, है ना। देखो, यहाँ पर एक मैंने क्या बना दिया है, एक सेकेंड तुरंत बना देता हूं, ये देखना। छोड़ो, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, खुद से ही बना देता हूँ। ये देखो, ये मैंने एक बना दिया है त्रिभुज। क्या तुम जानते हो बच्चों इस त्रिभुज को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज, AB और C। और मैं 100% बता रहा हूँ, तुम में से बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं हुआ कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज हो जाता है जिसका ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं।
अब समकोण त्रिभुज यदि होगा तो इसमें कुछ चीजें एकदम सिंपल मैं बता रहा हूं, जानकारी होना चाहिए। इस सामने वाले को हम लोग कहते हैं कर्ण। इसको आधार मान लो, क्या बोलेंगे, आधार। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब। क्या ये तुम जानते हो? देखो, इसीलिए पहले की कक्षा की चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। यदि नहीं पता तो अब बताओ ये चीज कैसे समझ पाओगे? अचानक से इसको पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो भाई ये है आधार, ये है लंब और ये है कर्ण। इसको हम लोग कहते हैं पी, इसको कहते हैं बी और इसको क्या कहते हैं, एच। और यहाँ पर एक पाइथागोरस का प्रमेय होता है, उसके अनुसार क्या होता है, जो एच स्क्वायर होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। क्या ये तुम जानते हो? नहीं जानते हो तो फिर कैसे बनाओगे? और ये जो स्क्वायर है इधर करेंगे तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है। क्या ये अब जानते हो? कुछ नहीं जानते भाई तो कैसे बना पाओगे? ये जो तुमको बोल रहा है कि रूट 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करिए, तो उसके लिए ये चीज जानकारी चाहिए। इसीलिए मैंने बताया कि मैं एकदम बेसिक से उठा रहा हूं। यदि तुम नहीं जानते तो इसको तुम जान सकते हो। अब मान लो यहां पर ये जो हम लोग ये P है उसको 1 सेंटीमीटर लेते हैं या 1 यूनिट लेते हैं, और B को भी 1 यूनिट हम लोग मान लेते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ A, B और C लिखते हैं तो क्या इसका H का मान यहाँ पर हमें पता चल जाएगा? यानी कि ये जो लाइन है इसका मान हम लोग बता सकते हैं। तो आंसर है यस, बता सकते हैं। h बराबर होगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये 1 और 1 हो जाएगा 2। 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये भी 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ भी कर देता हूँ ऐसे, 1 + 1, इसका मतलब रूट 2। यानी कि ये जो AC लाइन दिखा रहा है ये रूट 2 को तुम्हें दिखा रहा है। क्या ये तुम्हें पहले पता था? यदि नहीं पता था फिर संख्या रेखा पर रूट 2 दिखाने को आएगा तो कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना। इसीलिए ये बेसिक तुम्हें याद होना चाहिए। अब तुम्हारा मन कर, अभी पहले इसको क्लियर कर लेते उसके बाद नेक्स्ट वाले पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो यही चीज बताया जा रहा है कि संख्या रेखा पर रूट 2 का स्थान निर्धारित करना या निरूपित करना। तो संख्या रेखा पर यदि रूट 2 को दिखाना है तो कैसे हम लोग दिखाएंगे? तो वही बोल रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या, अभी मैंने बता दिया कि एच स्क्वायर तुम्हारा ये देखो, ये इधर से मैंने क्या क्या लिख दिया है वही दिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। हाँ, एच बराबर, ऐसे यहां से देखते हैं, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर क्या है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और इसका उपयोग करके फिर हम लोग क्या करते हैं, रूट 2 को दिखा सकते हैं। जैसे अब ध्यान से यहां देखना, ये देखना, ये है शून्य हमारा O, ये है O, और यहां से हम लोगों ने लिया 1, यहां से यहां कितना यूनिट लिया है, 1 यूनिट लिया है। अब 1 यूनिट क्या हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है। और यहां से यहां लंब खींच दिया गया है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये 1 यूनिट हो गया और 1 यूनिट हो गया और ये लंब खींचा गया है। तो ये जो लाइन हमें मिलेगा ये कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको फिर यहां से यहां यदि हम लोग चाप खींचेंगे तो यहां पर जो बिंदु मिलेगा यही हो जाएगा हमारा P, और ये रूट 2 को यहां पर प्रदर्शित करता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहां से ऐसे एक लाइन लिया, O लिया, और 1 यूनिट ले लिया, इसको A कहा। यहां से यहां लंब खींच दिया, ठीक है, ये भी 1 यूनिट होगा। अब इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो यही हो जाएगा रूट 2, और इससे चाप खींच देंगे। चाप कैसे खींचते हैं, परकाल जानते हो, उसका एक सुई यहाँ पर रखेंगे और वो जो तुम्हारा पेंसिल है उसको यहाँ रखेंगे, और यहाँ से इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चाप खींच देंगे। तो यहाँ से यहाँ जो बनेगा वही हो जाएगा P, रूट 2 को ये दिखाएगा। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। अब चलो, अब यहां पर तुमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि रूट 3 को आप जो है सो रेखा लाइन पर दिखाइए। तो अब तुम्हें यह समझना है कि रूट 3 कैसे प्राप्त होगा।
तो रूट 3 देखो यहीं से प्राप्त हो जाएगा। ये जो रूट 2 है इस लाइन को लेंगे और यहाँ से 1 यूनिट और खींच देंगे, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा रूट 2। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो गया रूट 2 और ये वाला क्या हो गया 1 हो गया। अब इसको तो मुझे पेन कॉपी पेन से बताना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम सीख ही पा रहे होगे। तो ये जो लाइन यहाँ से आएगा इस तरीके से, जो कर्ण मिलेगा वो कर्ण कितना होगा, क्या कर्ण निकाल सकते हो? तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही तो करेंगे ना, ठीक है? या बी स्क्वायर इधर कर दो तो पी स्क्वायर इधर कर दो, कोई कुछ भी मान सकते हो। तो रूट 2 और 1 है, तो रूट 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा 2 और प्लस ये कितना हो गया 1, तो ऐसे लिख देंगे और ये बराबर करेंगे तो हो जाएगा रूट 3। इसका मतलब ये जो लाइन आ रहा है हमारा रूट 3 को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से अब ये जो रूट 3 लाइन आ रहा है इससे चाप खींचेंगे और ऐसे कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ रूट 3 को दिखाएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो यहां भी देख सकते हो, सबसे पहले रूट 2 हम लोगों ने निकाल लिया। अब जब रूट 2 हम लोग निकाल लेते हैं तो इसका मदद से फिर एक यहाँ 1 यूनिट ले लेते हैं, ये वाला इस ऐसे लाइन, ये लाइन तुम्हें पता है, ये लाइन तुम्हें पता है, ये रूट 2 है। देखो इधर वाला रूट 2 है और इधर वाला 1 है, इसके बीच 90 डिग्री है। तो क्या इसको ज्ञात कर सकते हैं? ये रूट 3 आ जाएगा और यहाँ से चाप लेके ऐसे खींच देना है। देखो यहाँ से चाप लेके इस तरीके से हमें खींच देना है। तो ये जो क्यू मिल रहा है वह रूट 3 मिल रहा है। अब फिर से रूट 3 को लो और यहाँ से 1 यूनिट ले लो, 1 यूनिट। तो अब बता सकते हो 1 सेंटीमीटर मान लो ले लो, तो क्या ये वाला जो चीज़ आ रहा है ये कितना आएगा? देख लो फिर से। तो ये मान लो कि कर्ण हो गया, तो ये कर्ण कितना होगा? तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो रूट 3 का होल स्क्वायर, ये भी बहुत बच्चों को नहीं पता कि रूट 3 को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा सर। तो इसका उत्तर आगे हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे कि रूट 3 स्क्वायर का मतलब होता है रूट 3 गुना रूट 3। ये सब बेसिक है। देखो जिसने इस क्वेश्चन को तुम्हें समझाया है उसे पता है कि तुम्हें सब चीज आ रहा है, और यहाँ बात है कि तुम्हें कुछ आ ही नहीं रहा है, तुम्हें रूट 3 का होल स्क्वायर करना ही नहीं आ रहा है। यहीं पे बच्चे लोग फंस जाते हैं कि आखिर ये कहाँ से हो रहा है। इस प्रकार से हो रहा है, रूट 3 गुना रूट 3 करते हैं तो उसका आंसर 3 आता है। समझ गए? तो रूट 3 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1, ठीक है? तो ये हो गया रूट 3 और 1 ये हो गया 4 और इसका आंसर हो गया 2। यानी कि ये जो चीज़ है ये आ गया तुम्हारा 2, यहाँ से यहाँ आ गया 2, ठीक है? अब 2 आ गया तो फिर एक यहाँ पर 1 सेंटीमीटर खींचेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से अब जो आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा रूट 5। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, रूट 2 रूट 3 रूट 5, ये रूट 5 हो गया, इसको हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो इसको दिखाने के लिए भाई क्या करना पड़ता है, इसको दिखाने के लिए हमें सारा गुना भाग जोड़ घटाव आना चाहिए, तब जाकर कि यहाँ पर हम प्रश्नों को बना सकते हैं, और नहीं तो प्रश्न को बनाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। अब यहाँ पर देख लो किस तरीके से यहाँ पर 1 यूनिट लिया गया है, 1 यूनिट लिया गया है ना? 1 यूनिट और 1 यूनिट, और ये रूट 2, ये जो लाइन है वो रूट 2 बन जा रहा है, ये जो लाइन है वो रूट 3 बन जा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक लाइन लेंगे और उसको देखेंगे फिर वो क्या बनेगा, वो 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर सर्पिल आकृति को बना सकते हो, आसानी से खींच सकते हो। तो अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट के वीडियो में पढ़ेंगे पूरा डिटेल। अब जो बच गया वो नेक्स्ट के वीडियो में पूरा हम लोग समाप्त करेंगे। तो मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। जरूर बताना कि कैसा लगा वीडियो, और इसका इंतजार करना, बहुत अच्छे से इसका वर्गीकरण करके पढ़ाऊंगा। पूरा वर्गीकरण किया होगा कि किस दशमलव को क्या कहते हैं, उसके बाद उस दशमलव को क्या कहते हैं, मतलब पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा और सब समझ में भी आएगा और याद भी होगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें जो है उसे हम लोग आगे पढ़ेंगे।
थोड़ा सा यहाँ पर देख लो, ये जो तुम लोग यहाँ जो 2 मैंने लिख दिया है, इसको √4 भी लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं, √4 को ही 2 करेंगे तो ये तुमको समझने में आसानी होगा। ये √4 हो गया, इधर से करेंगे तो √5 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। √4 को ही 2 कहते हैं, लेकिन ये √4 का लिख देंगे तो √2, √3, √4, √5 ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, ये यहाँ पर बता रहा है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और ये है वास्तविक संख्याएं और उसके दशमलव प्रसार। तो वास्तविक संख्याएं हम लोगों ने पढ़ लिया है, हम लोगों ने देख लिया है कि जितने भी परिमेय संख्या है तथा जितने भी अपरिमेय संख्या है, ये दोनों मिला दें तो वो क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा, यानी कि रियल नंबर कहलाएगा। इसको मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें अभी समझाया है। तो यहां अब उसके दशमलव प्रसार को हम लोग पढ़ेंगे, यानी जो वास्तविक संख्याएं हम लोगों ने पढ़ी है उसका अब दशमलव रूप पढ़ेंगे। अब तुम देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगे कि दशमलव तो तुमने भी पढ़ा है, दशमलव जानते हो ना। दशमलव जैसे मान लो कि लिखा हुआ है 5/10, तो ये किस रूप में है, ये P/Q के रूप में है। अब इसका दशमलव क्या होगा, दशमलव इस प्रकार से होगा कि 5 को रखेंगे यहां और 10 को यहां भाग लगा देंगे। तो ये भाग लग नहीं रहा है, इसलिए हम लोग पॉइंट यहां बैठा देंगे। तो जैसे ही पॉइंट बैठाते हैं यहां 0 आ जाता है। तो 10 से 5 बार में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50, यानी कि ये फिर कट जाएगा। तो 5/10 को, ये 5/10 को हम लोग जो दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे वो होगा 0.5। इस तरीके से भी इसको व्यक्त करते हैं। यानी ये क्या हो गया, यह एक संख्या हो गया। अभी ये कौन सा संख्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है, इसको हम लोग दशमलव के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो ये तो तुम पहले से भी जानते हो, तुमने पहले से भी इन चीज़ों को पढ़ रखा है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये जो दशमलव में हम लोगों ने बदला, ये बहुत अलग अलग प्रकार का होता है, और उन सारे प्रकारों को अब हमको यहाँ पर पढ़ना है। ये देख लो, ये जो दशमलव हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें अलग अलग प्रकार के नाम के साथ इसको अब पढ़ना है। जैसे सबसे पहला शांत दशमलव। अब ये शांत दशमलव क्या होता है, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। दूसरा है अनवसानी दशमलव, यानी कि उसे अशांत दशमलव कहते हैं। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब शांत दशमलव क्या है, अशांत दशमलव क्या है। अब जो अशांत दशमलव है वो भी 2 प्रकार का होगा, एक होगा अनवसानी आवर्ती, एक हो गया अनवसानी अनावर्ती। अब ये अनावसानी आवर्ती है, ये भी 2 प्रकार का होगा, एक होगा शुद्ध पुनरावृत्ति, एक होगा मिश्रित पुनरावृत्ति। तो भाई ये सारी चीजें क्या हैं, इन्हीं चीजों को हम बारीकी से पढ़ेंगे। और जब तुम इसे पढ़ लोगे, ये कहाँ दिया गया है सर, एनसीईआरटी में दिया गया। बिल्कुल, ये सारा एनसीईआरटी में ही पढ़ना है। और एनसीईआरटी में ये सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, तुम्हें शायद पता भी नहीं होंगे, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तो चलो हम लोग अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे और सभी चीज़ों को बारीकी से पढ़ेंगे। हर एक जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन मैंने बताया उसे हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो इस अनुच्छेद में हम एक अलग दृष्टिकोण से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग परिमेय संख्या के दशमलव रूप को भी देखेंगे और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव रूप को देखेंगे। अब परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसे तो मैंने पूरा डिटेल में तुम्हें पढ़ाया है। इसके लिए इसका पीछे का वीडियो जो पार्ट 1 है उसे तुम देखो, ठीक है, उसमें पूरा डिटेल पढ़ा दिया गया है। तो परिमेय संख्या जैसे 4/5 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। 4 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। 0 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या होगा। -2 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। इसी प्रकार से अपरिमेय संख्या जैसे √2 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। पाई क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया।
तो ये जो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो वही हमें रियल नंबर प्राप्त होता है, उसी को मिला करके वास्तविक संख्या कहते हैं। बार बार तुम्हें पढ़ाया भी जा चुका है। इसके लिए हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार पर विचार करेंगे, यानी कि अब हमें ये जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार पढ़ना है। दशमलव प्रसार मतलब उसका दशमलव वाला भाग पढ़ना है, मतलब उसको दशमलव बना करके पढ़ना है। देखेंगे कि क्या हम परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं में भेद करने के लिए इन प्रसारों का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। यहां तुम देख सकते हो, अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ये देखो, यहां पर देखोगे तो ये जो शांत दशमलव है, जितने भी शांत दशमलव हैं उन्हें हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ये परिमेय संख्या शांत दशमलव बनाएंगे। अनावसानी आवर्ती संख्या ये भी परिमेय संख्या होंगे, लेकिन अनावसानी अनावर्ती ये सारे अपरिमेय संख्याएं होंगे। बोलोगे सर ये पहले तो शांत और अशांत और ये सब तो सिखाइए, पहले कहाँ से कहाँ आप ले जा रहे हैं। टाइम पास मत कीजिए, कुछ तो सिखाइए, तब तो हम लोग टिकेंगे इस वीडियो में। भाई टिके रहो, एनसीईआरटी से सारा चीज़ पढ़ाया जा रहा है, हर एक पॉइंट को पढ़ाया जा रहा है। वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखो, 1.5x फास्ट करके देखो, तब ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में। क्योंकि हम अपरिमेय संख्याओं की तुलना में परिमेय संख्याओं से अधिक परिचित है। बिल्कुल, हम परिमेय संख्याओं के बारे में ही ज़्यादा अभी तक पढ़े हैं, क्लास 8 तक, इसलिए हम अपनी चर्चा इन्हीं संख्याओं से आरंभ करेंगे। यानी सबसे पहला हम ये जो परिमेय संख्याएं यहाँ तुम्हें दिख रही हैं, इन परिमेय संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे, दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर एक उदाहरण दे सकते हो। देखो बोल रहे हैं 10/3 है, 7/8 है, 1/7 है, इसके दशमलव प्रसार को ज्ञात करिए। अब ये दशमलव प्रसार क्या होता है, सिंपली इसको हम लोगों को डिवाइड करना है और इसका दशमलव हमें प्राप्त करना है। तो ये अलग अलग इसका हम लोग दशमलव प्राप्त करेंगे। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला बोलता है 10/3। अब 10/3 है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसका क्या मतलब है बच्चों कि ये लिखा हुआ है 10 और इस लाइन का मतलब होता है डिवाइड और इसका मतलब होता है 3। ये सब भी बेसिक बातें हैं जो तुम्हें जाननी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहां हमें 10 लिखना है और यहां हमें 3 लिखना है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्या ये तुम्हें पता है, ये तुमने पहले पढ़ा है। बिल्कुल, ये है भाज्य। इसको क्या कहते हैं, भाज्य, जिसमें भाग लगाया जा रहा है। ये है भाजक। क्या है बच्चों, भाजक, जिससे भाग दिया जा रहा है। और यहां पर जो भी चीज आएगा उसको बोलते हैं भागफल, और नीचे जो भी चीज आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। तो क्या तुम्हें भाग लगाना आता है, क्या तुम्हें डिवाइड करना आता है। देखो भाई, ये भी नहीं आएगा तो फिर आगे कैसे सीख पाओगे। ये सारी चीजें तो तुम्हें आनी ही चाहिए। तो चलो हम लोग भाग लगाते हैं। तो 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ कितना होगा, 3 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। और 3 गुना 3 क्या हो जाएगा, 9, और ये हो जाएगा 1। अब यही है हमारा शेषफल। क्या है बच्चों, शेषफल या शेष इसको कहते हैं। क्या अब इसको और डिवाइड किया जा सकता है, तो आंसर है नहीं, और डिवाइड नहीं किया जा सकता। और डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर फिर दशमलव बैठाना पड़ेगा। तो अब हम लोग दशमलव बैठा देंगे। क्या दशमलव वाला भाग आता है, अब दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पर शून्य आ जाएगा। फिर से यहाँ 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 गुना 3 9 होगा तो 9 लिखेंगे। फिर से एक शेष आ जाएगा। फिर यहाँ पर दशमलव अब बैठाने का नहीं जरूरत है, अब सीधे सीधे शून्य उतार सकते हो। तो फिर 3 बार जाएगा तो ये 9 होगा, तो फिर 1 बच जाएगा। इस प्रकार से ये जो पैटर्न आएगा तुम्हारा, देखोगे हमेशा यहाँ पर एक शेष बच रहा है। ध्यान देते जाना। यानी जो पहला हम लोगों ने दशमलव प्रसार किया पहले का, उसमें कितना शेष बच जा रहा है, एक शेष हमेशा बच जा रहा है। और ये जो है लगातार फिर ऐसे ही आते जाएगा, 3.3 3 3 3 3 3, ये लगातार बढ़ रहा है।
यानी कि 3 की बार बार आवृत्ति हो रही है, 3 बहुत बार आ रहा है, तो इसको 3.3 के ऊपर ऐसे बार लगाकर भी हम लोग दिखाते हैं। ये सब चीज भी तुम्हें सीखना है। यानी एक नंबर है यहां पर 3, उसी का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, बार बार वही आ रहा है, तो इसको 3 बार हम लोग ऊपर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा है 7/8। तो 7/8 को भी देखो यहां पर भाग लगाया गया है। यहां हम लोगों ने लिख दिया 7 और यहां क्या लिख देंगे 8। इस प्रकार से भाग लगाएंगे। तो शुरू में ही देखोगे कि यहां पर 7 में 8 से भाग नहीं लग रहा है, तो कैसे लगाएंगे? तो पॉइंट बैठा देंगे। तो जैसे ही पॉइंट बैठाओगे तो यहां 0 आ जाएगा। तो 8 से अब 70 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में 8 गुना 8 64। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 में से 4 गया 6। अब पॉइंट है ऑलरेडी तो 0 आ जाएगा। तो 8 पच्चे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, यानी कि 7 लगाएंगे तो ये 56 आ जाएगा और ये 4 बच गया और ये पॉइंट है ही है, तो यहाँ 0 आ गया। तो 8 पंजे 40, तो ये हो गया 40 और ये हो गया कट जाएगा। इसका मतलब जो पहला वाला हम लोगों ने दशमलव प्रसार निकाला इस संख्या का, उसमें एक शेष आ रहा है। ध्यान दिया तुमने कि एक शेष आ रहा है, लेकिन दूसरे वाला पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है और इसमें शेष क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? सिंपली मैं बता रहा हूं इसको डिवाइड करके। इसमें एक शेष आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है। अब 1/7 को डिवाइड करेंगे। यदि 1/7 को डिवाइड करोगे, यहां देखना 1/7 लिखा हुआ है, 1/7। इसका क्या मतलब हो गया कि 1 को यहां रखना है, 7 को यहां रखना है। यानी भाजक क्या है हमारा, भाजक है 7 और भाज्य क्या है, भाज्य है हमारा। एक वीडियो को फास्ट करके देखो भाई, स्लो लग रहा होगा वीडियो, फास्ट करके देखोगे तो जल्दी समाप्त होगा। भाज्य है 10, तो क्या 1 से भाग लगेगा 7 में? तो आंसर है नहीं, ये तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहां पॉइंट बैठा दिया तो ये 0 आ जाएगा। तो अब यहां एक बार में ये चला जाएगा, तो ये लिख देंगे 7। अब आ गया 3। अब जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूं तो 0 हो गया। तो 7 गुना 3 7 21, तो 21 लिखेंगे और फिर 10 में से 1 गया, 9 आ जाएगा। ठीक है, नहीं 7 चौक 28 होगा ना। देख लो यहां पर कुछ गड़बड़ हो जाता है मेरे से भी। ठीक है, तो भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाते समय अक्सर ही गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है। तो 7 चौक 28 हम लोग करेंगे तो 28 हो जाएगा, तो 2। अब देखो यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी है, तो 7 दूना 14 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। फिर 6 तो 60 करना पड़ेगा, तो 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, तो 8 लगा देंगे तो 56 आ गया। अब फिर से 4 हो गया, यानी कि 40, तो 7 पच्चे 35, यानी कि 3 पर 5 35 हो गया। फिर से 5 आ गया, तो फिर 0 हो गया। 7 सत्ते 49, 49 हो गया, यहाँ 7 लिख देंगे और फिर से 1 आ गया। देखो ध्यान से, फिर से 1 आ गया, यानी शुरुआत में भी 1 था, अभी लास्ट में भी 1 है। तो फिर से आगे यदि करेंगे तो यहां पर क्या लिखा हो, इसको मैं यहां लिख देता हूं 0.142857। अब इसको आगे फिर से करते हैं। देखो तो आगे फिर 0 बैठ गया, तो फिर 0 बैठ गया, तो फिर 1 लगाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये 7 लिखेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 3। फिर से देखोगे, फिर यहां 4 लिखेंगे, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहां मैं दिखा दे रहा हूं तुम्हें, ये देखना। इसका मतलब ये जो चीज है इसका पुनरावृत्ति हो रहा है 14287, यहां तक ये फिर से आएगा 142857, ये फिर से आ जाएगा। यानी कि ये बार बार यहां से यहां पर क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति होगा। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं दिक्कत हो रहा है। तो ये देखो यहां पर पहला वाला में हम लोगों ने देखा कि पहला वाला में हमेशा कुछ ना कुछ शेष बच जा रहा है, इसमें भी कुछ ना कुछ शेष क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है। लेकिन बीच वाले में कोई भी शेष नहीं बच रहा है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और यहां पर कुछ अंक हैं जिस बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, बार बार वो क्या हो रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं।
तो यहाँ से हमें काफी चीजें जानकारी मिली है। क्या जानकारी मिली है यहाँ पर देखो। अब बोलोगे कि सर इसको भी पढ़ा दीजिए, यही चीज को मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं। मैंने क्या बोला, हर एक लाइन को पढ़ने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उतना समझते जाओ, तुम सब समझ जाओगे। तो यहाँ पर दो प्रकार के अंक हम लोगों को मिले। पहली स्थिति में वैसे अंक मिले जिसका शून्य शेष शून्य हो जाता है। शेष क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे 7/8 हम लोगों ने देखा, इसका शेष क्या हो गया था, शून्य हो गया था। और इसका दशमलव प्रसार क्या था, 0.875। यानी कि अब ये इतना पर समाप्त हो गया, ये आगे नहीं बढ़ेगा, बस यहीं पर खलास हो गया, यहीं पर ये टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया। तो इसी प्रकार के दशमलव को हम लोग शांत दशमलव कहते हैं बच्चा लोग। कैसा दशमलव कहेंगे, शांत दशमलव, जिसमें जब भाग लगाया जाएगा, इस प्रकार से ये जब भाग लगाया जाएगा तो ये समाप्त हो जाएगा, कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। तो अभी जो मैं यहाँ तुम्हें दिखा रहा था, अब तुम अच्छे से समझ जाओगे कि ये शांत दशमलव क्या है। ये देखना, तो यहां पर ये जो शांत दशमलव मैंने अभी तुम्हें दिखाया था, ये देखो यही है शांत दशमलव। दिख रहा है तुम्हें, ये है हमारा शांत दशमलव और ये है अशांत दशमलव। तो जो पहला उदाहरण हम लोगों ने लिया है, पहले उदाहरण में हम लोगों ने क्या लिया है, 7/8, और ये पूरी तरीका से कट जा रहा है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव का और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 1/2, इसका आंसर क्या आएगा, 0.5। तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, शांत दशमलव कहेंगे। शांत दशमलव कहने का सीधा मतलब है कि ये पूरा तरीका से कट जा रहा है। लेकिन अशांत दशमलव किसे कहेंगे, जब ये कटेगा ही नहीं, लगातार आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे अभी उदाहरण मैंने दो उदाहरण बताया, ये दोनों उदाहरण क्या है, अशांत दशमलव के उदाहरण है। ये देखो, ये जो हम लोगों ने यहां पर दो उदाहरण देखे, ये दिखाया ना मैंने, ये पहला वाला उदाहरण, ये भी क्या है, अशांत दशमलव का उदाहरण है, और ये भी क्या है, अशांत दशमलव का उदाहरण है। इसमें क्या हो रहा था, इसमें सिर्फ एक अंक आगे, एक अंक क्या हो रहा था, बार बार रिपीट हो रहा था। लेकिन इसमें हम लोगों ने देखा कि ये इतने सारे अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, यही बार बार रिपीट होगा। तो इसके ऊपर हम लोग बार यहां पर लगा सकते हैं। ये भी मैंने बताया कि 3 के ऊपर हम लोग क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। इस तरीके से तुम यहां पर इसको देख सकते हो। तो यही बोल रहा है, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। हम ऐसे संख्याओं को, दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं जिसमें कोई भी शेष नहीं बचता, शेष शून्य हो जाता है। अब दूसरा में हम लोगों ने क्या देखा, स्थिति 2 में, तो दो उदाहरण हम लोगों ने लिए, 1/3 और 1/7। तो 1/3 और 1/7 वाले उदाहरणों में हम लोगों ने क्या देखा, हम यह पाते हैं कि कुछ चरणों के बाद शेष वापस से आने लगता है, जिससे दशमलव पर प्रसार निरंतर जारी रहता है। निरंतर जारी रहने का मतलब है कि वो अनवसानी है। अनअवसान, अवसान मतलब समाप्त होना होता है, तो अनअवसान मतलब जो समाप्त ही नहीं होगा, इसीलिए इसे बोलेंगे अनअवसानी आवर्ती। आवर्ती मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, रेकर हो रहा है, रिकरिंग नंबर इसको कहेंगे, ठीक है। दूसरे शब्दों में हमें भागफल के अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है जो बार बार दोहराया जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनवसानी। याद रखो, अनवसानी मतलब जिसका अवसान नहीं हो रहा है, मतलब जो समाप्त नहीं हो रहा है। मतलब 1/3 को यदि हम लोग भाग देते जाएंगे तो 3 3 3 3 3 3 लगातार आते जाएगा। और इसको फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो 0.3 और बार के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 1/7 है, तो ये जो इतना सारा है ये रिपीट हो रहा है बार बार, देखो यही चीज, सेम चीज रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया, ये जो रिपीटिंग वाले टर्म्स हैं उसको ऐसे करके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे।
यह दिखाने के लिए कि 1/3 के भागफल में 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? कौन बार बार आ रहा है? तो 3 आ रहा है। तो जो बार 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 आएगा उसके ऊपर हम लोग क्या लिख देंगे? बार लगा देते हैं। दंड बोला जाता है। क्या बोला जा रहा है? दंड लगा दिया गया। इंग्लिश में हम लोग बार बोलते हैं। इसी प्रकार क्योंकि 1/7 का भागफल के अंकों में ये पुनरावृत्ति होती है, इसलिए हम लोग ये जो है इसको ऊपर बार लिख देते हैं। ऐसे लिखते हैं कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। जहां अंकों के ऊपर लगाया गया दंड अंकों के उस खंड को प्रकट करता है जिसकी पुनरावृत्ति होती है। साथ ही यहां पर देखो, अब यहां पर देखो इसमें कैसे बार लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से देखो कि 3 पॉइंट लिखा है 5 7 2 7 2 7 2 7 2। इसमें क्या हो रहा है? सिर्फ 7 2 का ही रिपीटेशन हो रहा है, 5 का नहीं हो रहा है। तो इसको लिखेंगे 3.5 और 7 2 के ऊपर बार लगाएंगे। याद रखना, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको लगाएंगे। एक और क्वेश्चन देख लो ऐसे कि 3.64 और यहां पर लिख रहा है 872 872 872। इस प्रकार का मान लो कोई नंबर है, तो ये 872 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 3.64 और 872 का बार लगा देंगे। यहां पर समझ रहे हो? तो ऐसे हम लोग लगाएंगे, जिसका रिपीटेशन हो रहा है उसी के ऊपर लगाएंगे। ऐसा नहीं कि अब 64 पे लगा देंगे। ये सब तुम्हें समझना चाहिए। और इस तरीके से ये क्या है? अशांत हैं। क्या है? अशांत, यानी कि रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के केवल 2 विकल्प होते हैं। यानी जो परिमेय संख्या है उसमें 2 चीज आएगा। एक तो आएगा टर्मिनेटिंग, जो समाप्त हो जा रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अनवसानी, अशांत, जो कि लगातार बढ़ते चला जा रहा है। तो चलो एक बार और से हम लोग यहाँ दशमलव को पढ़ ले रहे हैं। तो दशमलव जो प्रसार है उसको 2 भागों में बांट रहे हैं हम लोग, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, जो टर्मिनेट हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है, वो क्या हो जा रहा है? शांत दशमलव। जैसे 1/2 बराबर क्या होता है? 0.5। तो ये हो जाएगा शांत दशमलव। लेकिन अशांत दशमलव क्या हुआ? जिसमें ये अंत नहीं है, लगातार बढ़ते जाएगा। तो ये जो अशांत दशमलव है इसमें हम लोगों ने अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती पढ़ा। तो ये अब ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, तुम्हें सीधे समझ लो कि जो पाई है या √2 है, ये इसका जब दशमलव प्रसार करेंगे तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? इसे ही हम लोग अनवसानी अनावर्ती कहेंगे। इसके मान को मैं लिख करके दिखा रहा हूं। लेकिन अनवसानी आवर्ती का क्या मतलब है? कि बार 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 वो दोहराया जा रहा है। जैसे 3.33333, ये बार बार दोहराया जा रहा है। इसलिए क्या है? पहला तो अनवसानी है, मतलब समाप्त नहीं हो रहा है, और दूसरा आवर्ती है, यानी बार बार आ रहा है। इसी के बाद मान लो 3.454545, तो ये भी क्या है? अनवसानी है, यानी कि ये समाप्त नहीं हो रहा है। ऐसे डॉट दे दो, और बार बार दोहराया जा रहा है। इसी प्रकार से 4.646464, ये भी क्या है? अनवसानी है और आवर्ती है। इसी तरीके से 7.278 तो यहां देखोगे कि लगातार इसमें कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो यहां पर ये जो रिपीटेशन देखोगे, इसमें खास बात देखोगे कि ये जो है 3.3 का बार हो रहा है, मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है। यहां पर देखोगे तो 3.45 पे बार है, यानी 4-5 रिपीट हो रहा है। यहां देखोगे तो 4.64 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 6-4 पर बार है। यहां देखोगे तो 7.278 पर बार है, यानी ये रिपीट हो रहा है। तो यहां जो पुनरावृत्ति हो रहा है तुम देखोगे, वो एक ही संख्या का बार बार हो रहा है। जैसे 3 का बार बार हो रहा है, 4-5 का बार बार हो रहा है। तो इस प्रकार का जो अनवसानी आवर्ती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध पुनरावृत्ति बोलते हैं। यानी कि शुद्ध रूप से उसका बार बार क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रहा है। लेकिन मिश्रित पुनरावृत्ति में जैसे लिखा है 3.4
252525, यानी कि इसको बराबर करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 3.4 और 25 का बार। इस प्रकार का जो, क्या ये अनवसानी है? यस सर, अनवसानी है, क्योंकि ये लगातार बढ़ रहा है। ये देखो, ये सब डॉट है मतलब लगातार बढ़ रहा है, ये सब डॉट है मतलब लगातार बढ़ रहा है। लगातार बढ़ना मतलब अवसान नहीं हो रहा है। अवसान नहीं हो रहा है मतलब समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए इसको अनवसानी कहते हैं। आवर्ती मतलब बार बार आ रहा है। तो इस प्रकार का जो आता है इसे मिश्रित पुनरावृत्ति कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया शुद्ध पुनरावृत्ति, जिसमें कोई एक खास अंक है वो बार बार रिपीट हो रहा है। और ये मिश्रित पुनरावृत्ति में ये एक अंक के बाद या दो अंक के बाद ये कुछ कुछ अंक इसमें क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो शुद्ध पुनरावृत्ति, मिश्रित पुनरावृत्ति, ये नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम ये तो समझ में आ रहा है तुम्हें कि ये जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनवसानी आवर्ती बोलेंगे। अब अनवसानी अनावर्ती का उदाहरण मैं बता देता हूं ताकि तुम्हें ये पार्ट फिर कंप्लीट हो जाए और तुम्हें दिक्कत ना हो। तो इसको यहां पर देख लो, ये देखो उदाहरण मैं दिखा दे रहा हूं, उसके बाद ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि ये देखो यहां पर ये आ गया हमारा उदाहरण। हाँ देख लो, जैसे ये एक दशमलव है, ये दिख रहा है तुम्हारा। ये पहला क्या है, अनवसानी है। तुम बता दो अनवसानी क्यों है, पहला कारण तुम बताओ कि अनवसानी क्यों है। अवसानी लिख दिया, अनवसानी है। अनवसानी क्यों है? क्योंकि देख रहे हो कि ये लगातार बिंदु दिया हुआ है, मतलब ये बढ़ते ही चला जाएगा, बढ़ते ही चला जाएगा, बढ़ते ही चला जाएगा, और बढ़ते 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 कितना बढ़ा दो उतना बढ़ते चला जाएगा। ये √2 का मान है, जिसका हम लोग जब मतलब गणित बनाते हैं तो 41, ये वाला 1.414 यूज करते हैं, ऐसे बस इतना सा यूज करते हैं। बाकी इसको लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। पाई का मान क्या है? पाई का मान है 3.14 के बाद इतना सारा देखो, तो क्या ये अवसानी है कि अनवसानी है? तो ये है अनवसानी। अनवसानी का क्या मतलब होता है? जो समाप्त नहीं हो रहा है। और ये आवर्ती है कि अनावर्ती है, अब ये बता दो। तो इसका उत्तर है सर, ये बार बार कोई खास चीज रिपीट नहीं हो रहा है, जो मतलब कोई भी यहां पर आ जा रहा है, ये जो अंक है कोई भी अंक आ जा रहा है, यानी कि कोई भी चीज का आवर्ती नहीं हो रहा है, आवर्त नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए अनवसानी अनावर्ती है। क्या है? अनवसानी अनावर्ती है। ये भी पाई का मान भी देखो, अनावसानी क्या है? अनावर्ती है। और ये जो दोनों अंक है इसे हम लोग क्या मानते हैं? इसे हम लोग अपरिमेय संख्या मानते हैं। इधर मैं लिख दे रहा हूं, क्या है? अपरिमेय संख्या। ये दोनों अपरिमेय संख्या है, यानी √2 भी अपरिमेय संख्या है और पाई भी अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब बोलोगे, ये जो मैंने पहले बताया कि √2/1 लिख देते हैं, तो √2/1 लिखना ये अलग बात हो गया, लेकिन √2 जो है उसका ये वाला मान होता है। तो ये P/Q ऐसे नहीं कह सकते कि √2/1 बराबर P/Q, ऐसे नहीं हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बात को? तो जो भी ये अपरिमेय संख्या है इसको P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये क्या है? दोनों अपरिमेय संख्या है, तुम्हें याद होगा। अब ध्यान दोगे कि जो पाई का मान है हम लोग 22/7 लिख देते हैं, एकदम धड़ल्ले से, कोई दिक्कत नहीं होता कि पाई बराबर 22/7। तो पाई बराबर 22/7 है, तो 22/7 क्या हो गया? P/Q हो गया। तो तुम बोलोगे तब तो पाई जो है क्या है? एक परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पाई का जो एग्जैक्ट मान है वो 22/7 नहीं है। बोलता है एक सन्निकट मान को हम लोग मान करके बनाते हैं, ये है पाई का मान हमारा। तो पाई का मान 3.14 भी नहीं है, ये पूरा और आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इस तरीके से ये अनवसानी होगा और आवर्त भी नहीं हो रहा, कोई चीज रिपीट भी नहीं हो रहा है, कुछ भी आते चला जा रहा है, यानी अनावर्ती होगा। अब समझ में आया? तो ये है इसका उदाहरण। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने यहाँ पर तुम्हें ये जो
क्लासिफिकेशन बताया है। अब तुम्हें ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ये देखो, ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि शांत दशमलव क्या है, जो शांत हो गया है, समाप्त हो जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उसका शेषफल कुछ भी नहीं आ रहा है। अशांत में सब अशांत में ही आ रहा है। एक ऐसा है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, और ये जो अपरिमेय वाला है वो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। बस इतनी सी बात को दिमाग में रखना है और ये हमारा हो जाएगा। तो अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर ये जो 3.3 है या 3 बार है, इसको क्या p बाय, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, पहले बताओ। तो आंसर है यस, ये क्या है, परिमेय संख्या है। अभी तो बताया कि ये क्या है, परिमेय संख्या। इसमें से जो तीनों बताया तुम्हें, ये भी एक परिमेय संख्या है। पॉइंट वाला बात करेंगे, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये सब परिमेय संख्या है। इसका मतलब 0.875 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इस और तुम्हारा ये भी एक परिमेय संख्या है। तो अब बोलोगे कि यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको p बाय क्यू के रूप में लिखिए। इसको p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हो, ये तो बहुत आसान है p बाय क्यू के रूप में लिखना। 0.875 है, इसको p बाय क्यू के रूप में लिखना है तो इसको कट करके 1 2 3 1000 कर दो, बाकी को काट दो तो 875 बटा 1000, इसको और काट देंगे तो यही p बटा क्यू के रूप में तुरंत लिखा गया। लेकिन बोलोगे कि 3.33333, इसको p बाय क्यू के रूप में लिखिए, बोल सकते हो ना। तो अब इसको p बाय क्यू के रूप में लिखना हम लोग सीखेंगे, स्पेशल इसको सिखाया जाएगा और एग्जाम में यही पूछेगा कि 3.3 बार को p बटा क्यू के रूप में व्यक्त करिए। इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे।